अस्सलाम वालेकुम क्लास कैसे हैं? आई एम इकरा जावेद, योर माइक्रो इकोनॉमिक्स टीचर. टुडे वी आर डिस्कस द चैप्टर नंबर 13 of your micro economics book, the cost of production. In the previous chapters we discussed the supply and demand and what is supply and what is demand, but in this chapter we will discuss that how the examine what items are included in a firm's cost of production, analyze the link between a firm's production process and its total cost, learn the meaning of average total cost and marginal cost and how they are related, consider the shape of a typical firm cost curves, examine the relationship between short and the long run cost. In this chapter basically we emphasize on the topic on the word what is cost, what is the cost of production, what is the firm's cost of production, and we also related the concept of firm cost curves and relationship between the short run and the long run cost curves. First of all, we all know that what is supply and what is demand. Supply is related to the producer side and demand is related to the consumer side, and supply and demand are the two words that economists use most often. Means supply and demand are the forces that make market economic forces. In this the market, when we go to purchase something, you are the customer and the other the member which is the producer who sold that things. That means when we get something and when someone is buy something to sell something, the demand and supply two forces meet and we determine the price and we determine the quantity of the goods. यही चीज़ हमने जो बेटे पहले डिस्कस की थी कि सप्लाई और डिमांड के मीट करने से ही ये दो फोर्सेस हैं जो आपको इन द मार्केट वे रिलेटेड सप्लाई एंड डिमांड एंड वी गेट द प्राइस, and that price is called the equilibrium price and that price and quantity is called the equilibrium quantity. Modern microeconomics is about supply, demand and market equilibrium. वही चीज़ बेटे जो हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हुए हैं, उन्हीं पॉइंट्स को हम आगे फर्दर मूव करेंगे कि व्हाट इज़ सप्लाई डिमांड एंड व्हेन वी मीट द सप्लाई एंड डिमांड कर्व्स या फोर्सेस, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द प्राइस एंड व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द क्वांटिटी, and it is the market equilibrium. Clear? It means कि सप्लाई और डिमांड के मिलने से आप मार्केट का इक्विलिब्रियम डिसाइड करते हैं. वो जो पॉइंट जहाँ पर डिमांड, बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि हमारा डिमांड जहाँ पर इक्वल हो जाएगी वो हमारे पास मार्केट इक्विलिब्रियम हो जाएगा. क्लियर? मार्केट इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा? जब हमारी डिमांड और सप्लाई हमारी इक्वल हो जाएंगी. क्लियर बेटे? नेक्स्ट इन दिस चैप्टर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सप्लाई. लॉ ऑफ सप्लाई में क्या था बेटे? सप्लाई में, लॉ ऑफ सप्लाई में आपका प्राइस रिलेट करेगा आपकी सप्लाई के साथ. क्लियर? मीन्स जब आप प्राइस को इंक्रीज़ करेंगे तो सप्लाई साइड पर वो क्या करेंगे? अपनी सप्लाई को भी क्या कर देंगे? इंक्रीज़ कर देंगे. मीन्स आपकी सप्लाई के इंक्रीज़ होने से आप अपनी प्राइस, जैसे ही किसी आपकी क्वांटिटी, किसी चीज़ की क्वांटिटी बढ़ती है तो आप क्या करेंगे कि आप उसकी सप्लाई भी, जो प्रोड्यूसर होगा वो उसकी सप्लाई को क्या कर देगा? इंक्रीज़ कर देगा. इट मीन्स प्राइस और सप्लाई का आपस में कैसा रिलेशनशिप है? पॉजिटिव. क्लियर? तो आपका लॉ ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग ये बात है कि किस तरह से प्राइस के इंक्रीज़ करने से किस तरह से आप सप्लाई को इंक्रीज़ कर देते हैं. प्राइस जैसे ही इकोनॉमी में डिक्रीज़ होती है तो प्रोड्यूसर साइड पे क्या कर देते हैं? अपनी सप्लाई को डिक्रीज़ कर देते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सप्लाई, फर्म्स आर विलिंग टू प्रोड्यूस एंड सेल अ ग्रेटर क्वान्टिटी ऑफ अ गुड व्हेन द प्राइस ऑफ द गुड इज़ हाई. वही बात, प्राइस ऑफ द गुड हाई होगी तो वो क्या करेंगे? उनकी कोशिश होगी कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी क्या है वो सेल आउट हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको ख़रीद लें. और दिस रिजल्ट इन अ सप्लाई कर्व दैट स्लोप अपवर्ड. मींस हमारा सप्लाई का कर्व क्या होगा? अपवर्ड होगा. और डिमांड का कर्व बेटे क्या होता है? नेगेटिव स्लोप होता है, वो डाउनवर्ड होता है. क्लियर? अच्छा जी, अब लॉ ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग तो ये क्लियर होगी बात कि फर्म की सबसे बेसिकली नीड होगी कि भी मैं अपनी चीज़ को बेचूं. देखें, हम मार्केट जाते हैं, आप कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं
आपने किसी भी चीज़ का रेट पूछा, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है ग्रॉसरी लेने जा रहे हैं, या चले हम गारमेंट्स की बात कर लेते हैं, आप कोई ड्रेस ख़रीदने जाते हैं, तो दुकानदार की कोशिश होती है कि आपको जितना मैक्सिमम वो अपनी प्राइस रख सके, और आपकी कोशिश होती है कि आप जितना मिनिमम आप अपनी प्राइस को कम कर सकें। आप जितने कम जो है उसके अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग अच्छी से अच्छी चीज़ लेने की कोशिश करते हैं। और सप्लाई साइड पर वो क्या करता है, उसकी कोशिश होती है कि अपनी प्राइस को ज़्यादा से ज़्यादा हाई रखे। तो इट मीन्स प्राइस का सप्लाई के साथ जो रिलेशनशिप होता है वो पॉजिटिव होता है, और प्राइस का डिमांड के साथ जो रिलेशनशिप होता है वो नेगेटिव होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है कि फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या होगा। फर्म का जो ऑब्जेक्टिव क्या हो, देखें एक दुकानदार है या एक फैक्ट्री, एक इंडस्ट्री है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा। उसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव ही बेटे यही होगा कि अपना मैक्सिमम प्रॉफिट कर सके, कि अपने प्रॉफिट को जितना ज़्यादा वो मैक्सिमम कर सकेंगे वही उनका फर्म का ऑब्जेक्टिव होगा। तो ये आपने लाजमी इसको रखना, शॉर्ट क्वेश्चंस में इसको आ सकता है कि फर्म का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या होता है। द फर्म ऑब्जेक्टिव या गोल ऑफ द फर्म इज़ टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, कि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट बेटे कुछ टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड। बेसिकली सबसे पहले हम एक चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं, देन हम टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट में आएंगे। कॉस्ट एक्चुअली होती क्या है, कि आपका कॉस्ट होती क्या है। कॉस्ट में आप देखें, आप एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, आपने रॉ मटेरियल लिया, रॉ मटेरियल से ही आपने फिनिश्ड गुड बनाना है। क्लियर। रॉ मटेरियल आपने कोई भी चीज़ बनानी है, कोई भी आपकी इंडस्ट्री है, कोई आपकी फर्म है, वो सबसे पहले कोई भी चीज़ जो बनाती है, रॉ मटेरियल को लेते हुए बेटे, रॉ मटेरियल को लेते हुए उसने क्या करना है, फिनिश गुड बनानी है। अब रॉ मटेरियल से जाते हुए जो फिनिश गुड जो बनानी है, ये जो सारा प्रोसेस होगा ना, इस पूरे प्रोसेस में जो आपके एक्सपेंसेस आएंगे, जो आपकी खर्चा आएगा, वो सब कुछ आपका क्या कहलाता है, कॉस्ट कहलाता है। आपका वो कॉस्ट कहलाती है। क्लियर। रॉ मटेरियल से जब आपने फिनिश गुड बनानी है, ये सारा जो प्रोसेस कहलाता है वो आपका एक्सपेंसेस, जितने उसके ऊपर खर्चे आते हैं, जो आपका उसके ऊपर अखराजात आते हैं, एक्सपेंसेस आते हैं, वो आपकी क्या कहलाती है, कॉस्ट कहलाती है। क्लियर। अब कॉस्ट में कुछ बेटे हमारे पास दो तरह की कॉस्ट होती हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है, कुछ इम्प्लिसिट। अभी हम उसको थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। यहीं पे मैं आपको समझाना चाहती हूँ एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। सिंपल सी बात आप ये याद रखिएगा कि रॉ मटेरियल से जब आप फाइनल गुड्स की तरफ जाते हैं तो बेटे आपने कुछ चीज़ें आपने परचेज़ करनी है। ऐसा ही है ना, देखें आप परचेज़ करेंगे तो आगे कुछ ना कुछ आपको ख़रीदना पड़ेगा। कुछ चीज़ें आपके पास ऑलरेडी मौजूद होंगी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक कारोबार करना चाहते हैं, वहाँ पर आपने कारोबार करने के लिए आपके पास ज़मीन, सबसे पहले देखें फैक्टर प्रोडक्शन हमारे कितने हैं, 4, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपके पास फैक्टर प्रोडक्शन में से लैंड आपकी अपनी है, अगर लैंड आपकी अपनी यानी आपको इसका किराया नहीं देना पड़ेगा, लेकिन आपको मजदूर तो रखने पड़ेंगे। आपको जो जो चीज़ें बाहर से ख़रीदनी पड़ेंगी, वो जो बाहर से परचेज़ करेंगे बेटे, वो आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट होगी। क्लियर। जो आप बाहर से ख़रीदेंगे वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होगी, और जो आपकी अपनी होगी, जैसे आपका लैंड आपकी होगी, आप अपना कैपिटल अपना लगा रहे होंगे, सरमाया आप अपना लगा रहे होंगे, वो आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट होगी। तो ये दो कॉस्ट की आगे से टाइप्स हैं, इसको अच्छे से रखिएगा। आप लोगों को मैं डेफिनेशन अलग, इनकी डेफिनेशंस और एग्जांपल्स के साथ मैं आप लोगों के साथ वो भी थोड़े से नोट्स शेयर कर लूँगी। और देन आपकी एक छोटी सी असाइनमेंट भी इस पे यही है कि आपने मुझे कॉस्ट की डेफिनेशन एंड टाइप्स, इसकी इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इसकी जस्ट 1 पेज की आपने जस्ट मुझे वो सबमिट करानी है। क्लियर। सेकंड बेटे आ जाती है यहाँ पर आपकी टोटल रेवेन्यू। अब कॉस्ट हमने पढ़ लिया, क्या होता है, जितने आपके अखराजात आते हैं। अब अखराजात जब आ गए, आपने चीज़ को पैदा कर दिया, उसके बाद आपके पास हासिल भी तो आना है। रेवेन्यू आपका क्या कहलाता है, कि आपको कितनी चीज़ें हासिल हो रही हैं। क्लियर। टोटल कॉस्ट बेटे हमारी यही होगी कि आपने जितना जो है रॉ मटेरियल से आपने फाइनल गुड्स को जो है प्रोड्यूस किया है, उस पर जितना आपका एक्सपेंस आता है वो कॉस्ट कहलाती है। और उस
तो फिनिश्ड गुड से आप जो रेवेन्यू हासिल करते हैं, जो आपको अमाउंट रिसीव्ड होती है अपनी आउटपुट को प्रोड्यूस करके, सेल करके, वो आपके पास क्या कहलाती है? अमाउंट ऑफ फर्म्स रिसीव्ड फॉर द सेल ऑफ इट्स आउटपुट, इट इज़ कॉल्ड टोटल रेवेन्यू। क्लियर हो गया? रेवेन्यू क्या है? जो आपको हासिल होता है चीज़ को बेच के, कॉस्ट क्या, जितना आपका खर्चा आता है उस चीज़ को पैदा करने में। अब प्रॉफिट क्या होगा? अब बेटे प्रॉफिट क्या होगा कि आप अपने टोटल रेवेन्यू में से जब टोटल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगी। इट मीन्स रेवेन्यू आपके पास ज़्यादा आना चाहिए, कॉस्ट जो है वो आपकी लागत जो है उस चीज़ के ऊपर कम होनी चाहिए। तो टोटल रेवेन्यू में से जब आप टोटल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। एक दफ़ा दोबारा से इनकी डेफिनेशन देख लें। टोटल रेवेन्यू क्या होता है? द अमाउंट ऑफ अ फर्म रिसीव फॉर द सेल ऑफ इट्स आउटपुट, इट इज़ कॉल्ड द टोटल रेवेन्यू, कि आपकी जितनी उसके ऊपर कॉस्ट आती है उस चीज़ को प्रोड्यूस करने में, इट इज़ कॉल्ड द टोटल रेवेन्यू। टोटल कॉस्ट क्या होगी हमारे पास? द मार्केट वैल्यू ऑफ द इनपुट्स अ फर्म यूजेज इन प्रोडक्शन, कि आप इनपुट्स जितना आप मार्केट वैल्यू ऑफ इनपुट्स प्रोडक्शन को उस पैदा करने के लिए आप कितनी कॉस्ट लगती है, कितना खर्चात आते हैं आपके, वो आपकी टोटल कॉस्ट कहलाती है। तो प्रॉफिट आपका क्या आएगा कि आप जब टोटल द फर्म्स टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट इज कॉल्ड प्रॉफिट। अच्छा, अब लॉस की अगर हम बात करें तो लॉस में क्या होगा कि आपकी कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी, रेवेन्यू आपका क्या होता चला जाएगा? कम होता चला जाएगा। तो लेकिन हमने भी एक चीज़ पढ़ी थी कि फर्म का बेसिक गोल क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हाउ टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, कि उन्होंने अपने प्रॉफिट को किस तरह से मैक्सिमाइज करना है। नेक्स्ट आ जाए, कॉस्ट एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वही चीज़ बेटे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने पढ़ी हुई थी कि कॉस्ट के अंदर फर्म का जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है हमारे, जो हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दे के हम एक चीज़ को लेने के लिए हम कितनी चीज़ें फॉरगो करते हैं, इट इज़ कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अ फर्म्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड्स आर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मेकिंग इट्स आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मीन्स हम अपनी तमाम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देखते हैं कि अगर हम अपनी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमें एक चीज़ को बेहतर से बेहतर प्रोड्यूस करने के लिए हमें कौन सी चीज़ों को फॉरगो करना है या कौन सी चीज़ ऑल्टरनेटिव में हमने ढूंढनी है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हमने बहुत डिटेल में चैप्टर 1 में डिस्कस किया था। इसमें हम जस्ट इसको ये देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के देखते हैं कि आपने किस तरह से गुड्स एंड सर्विसेज अपनी आउटपुट्स को प्रोड्यूस करना है। एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, जी वही जो मैंने आपको अभी बताया कि रॉ मटेरियल से जब हम फिनिश गुड की तरफ जाते हैं तो उस प्रोसेस में जितनी कॉस्ट लगती है, जितने अखराजात आते हैं, वो आपकी कॉस्ट कहलाती है। हमारी दो टाइप्स हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होंगी? वही चीज़, कॉस्ट आर इनपुट्स कॉस्ट दैट रिक्वायर्ड अ डायरेक्ट आउटले ऑफ मनी बाय द फर्म्स। मीन्स आप जो डायरेक्टली बाहर से कोई भी आप कॉस्ट आप लेते हैं, परचेज़ करते हैं चीज़ें, वो आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करती हूँ, वेजेस पे टू द एम्प्लॉय। आप अपने एम्प्लॉय को जो है वो वेजेस पे करते हैं, वो आपकी क्या कहलाती हैं? आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाती है। अब आपने रॉ मटेरियल परचेज़ करना है, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, वो भी आपकी क्या कहलाती है? एग्जांपल कहलाती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट की। और रेंट पेड फॉर द हायर लैंड, अगर आपके पास अपनी लैंड नहीं है, आपके पास अपनी ज़मीन नहीं है, आपके पास दूसरी लैंड है, तो उस लैंड के ऊपर आपको कुछ ना कुछ रेंट पे करना पड़ता है। वो जो रेंट होगा वो आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट होगी। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, आपने अगर कोई इंश्योरेंस या आपने कैपिटल लिया हुआ है बैंक से, उसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट या कुछ ना कुछ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ेगा, वो भी आपकी क्या कहलाती है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाती। इट मीन्स कि आप कॉस्ट को जो भी आपको बाहर से एक्सटर्नली तौर पर आप परचेज़ करेंगे वो आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट होगी। अब इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? वो कॉस्ट है जो आपके पास मौजूद है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जगह मौजूद है, जगह जो यानी इम्प्लिसिट कॉस्ट को बेटे हम सेल्फ इम्प्यूटेड कॉस्ट भी कहते हैं। इसका एक सेकंड नेम है सेल्फ इम्प्यूटेड कॉस्ट। अब इम्प्लिसिट कॉस्ट का सिंपली मीनिंग ये है कि आपने ऑनर इंक्लूड इन नॉर्मल प्रॉफिट कि अपना इट इज़ द एस्टिमेटेड वैल्यू है, एस्टिमेटेड वैल्यू है ऑफ द इनपुट सप्लाइड बाय द ऑनर इंक्लूड इन नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कॉस्ट ऑफ सेल्फ
सप्लाइड फैक्टर है। इसमें हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्फ सप्लाइड फैक्टर, कॉस्ट ऑफ सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स। क्लियर। अब इसके अंदर सेल्फ, देयर इज नो मनी इन्वॉल्व, इसके अंदर मनी इन्वॉल्व नहीं होती। सो बेसिकली इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट हमारी यही हैं कि आपने जो इंटरनली आप अपनी फैक्ट्री, अपनी फार्म के अंदर रहते हुए जो भी कॉस्ट आप बियर करेंगे वो आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाएगी, और जो कॉस्ट आपको एक्सटर्नली लेनी पड़ेगी वो आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट होगी। नाउ दिस टॉपिक इज़ एट दिस टाइम वी विल डिस्कस्ड द कॉस्ट, व्हाट इज़ कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट एंड द इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम इसको जो है वो टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट को फर्दर डिटेल में डिस्कस करते हैं। इट इज़ नाउ फॉर द एनफ। इंशाल्लाह नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में हम इसको शेयर करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया।